हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का हम अकाउंट का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, जो देखने में बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। और आप इसको क्लास 11th में भी बहुत अच्छे से करे हो। अगर आपको याद हो, एग्जाम में आप एक क्वेश्चन अक्सर करते थे अपने बगल वाले फ्रेंड से कि भाई बैलेंस शीट मैच किया, बहन बैलेंस शीट मैच किया। बैलेंस शीट बहुत ही परेशान किया होगा आप लोग को। तो आज उसी बैलेंस शीट के बारे में हम एकदम डीप एनालिसिस करने चल रहे हैं कि बैलेंस शीट के कौन कौन से आइटम होते हैं, क्यों इसको बैलेंस शीट बोला जाता है, सारी चीज। तो आज की क्लास शुरू करें तो उससे पहले थोड़ा आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। बेटा पाठक सर की क्लास को लेकर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो गया है कि उनकी कौन सी क्लास हम देखें या कौन सी नहीं देखें। देखिए, जो करंट इकोनॉमिक्स की क्लास है वो आपको सबको देखना है। मैथ्स की क्लासेस में हम क्या करते हैं, जब भी क्लास डालते हैं तो देखोगे आप उसके साइड में हैशटैग बीएचयू लगाते हैं। तो जितने भी क्लासेस के साइड में हैशटैग बीएचयू रहेगा, पाठक सर की क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लासेस आपको देखनी है मैथ की। जिसमें हैशटैग बीएचयू नहीं लगा है वो क्लास आपको नहीं देखना है। मेरी सभी क्लासेस आपको देखनी है। मेरी क्लास के बारे में कोई कंफ्यूजन न रखो। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो क्या करें कि प्लेलिस्ट में जाएं, पुरानी क्लासेस जो अभी तक मेरी हो चुकी हैं उस क्लासेस को देखें, और क्लास देखने के बाद हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, सर मैं ये क्लास देख चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, उस क्लास से रिलेटेड जो भी पुराने क्वेश्चन मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा चुका उसको मैं उनको इंडिविजुअली दे दूंगा। और अभी की जो क्लासेस कंटिन्यू चल रही है उसका क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहेगा। कि अभी जैसे कुछ लोग टेस्ट भी नहीं दे पाए थे, उनको भी मैंने क्या किया, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दिया। लेकिन आगे से आप लोग ध्यान दो बेटा कि टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। कुछ महीने बचे, 1 महीने आपके पास है, 1.5 महीने कि जुलाई में आपका एग्जाम होगा, ये श्योर है। तो इस 1-1.5 महीने के अंदर आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपको कहीं भी कोई कोचिंग नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो अपने मोबाइल का डाटा पैक व्हाट्सएप बाकी चीजों में ना वेस्ट करके इस समय आप अपने स्टडी पे वेस्ट करो बेटा, कि जिसका आपको आने वाले समय में प्रोडक्टिव यूज मिले। और डेटा की बात रही तो आप जिस दिन बीएचयू क्वालिफाई करोगे तो अभी 1.5 GB जो मिल रहा है ना, बीएचयू आपको सिर्फ और सिर्फ बीएचयू 4 GB डेटा देगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेटा के लिए मत परेशान हो, अभी क्या करो कि आप स्टडी पे फोकस करो। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं, आज की क्लास के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। टोटल बैलेंस शीट देखते हैं क्या होता है बैलेंस शीट, जिसको आर्थिक चिट्ठा बोला जाता है। कि बैलेंस शीट क्या होता है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हम कह सकते हैं कि आर्थिक मजबूती को बताता है। तो उसी बैलेंस शीट के बारे में हम बात करने चलते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, जब बैलेंस शीट की बात हम कर रहे हैं, मीन्स आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बोल रहे हैं, तो ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, इसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, मीन्स आर्थिक चिट्ठा क्यों बोलते हैं। तो ये याद रखो बेटा, इसका एक सीधा सा आंसर आपके पास होगा, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। ये क्या करता है, खातों का जो बैलेंस आता है, मीन्स शेष, वो रिकॉर्ड करता है। हम क्या बोले, इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। जैसे ही हम एक चीज बोल रहे हैं, बैलेंसेस ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करता है, आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमारे पास तो अकाउंट्स पर्सनल, रियल, नॉमिनल है, तो उनमें से कौन से अकाउंट का बैलेंस रिकॉर्ड करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। तो यहाँ पे आप याद रखना, ये पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, मीन्स जो लेजर आप बनाते हो उस लेजर में जो जो पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है, उन्हीं के बैलेंसेज आपके बैलेंस शीट में आते हैं। आप बेटा कभी भी एनालिसिस कर लेना, जितना मर्जी उतना, कि बैलेंस शीट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट का आप आइटम नहीं पाओगे। नॉमिनल अकाउंट के सारे आइटम्स आपके ट्रेडिंग या पीएल में ही मिलेंगे, बैलेंस शीट में कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमें इस चीज को आप याद रखो कि बैलेंस शीट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स। एंड वो अकाउंट्स कौन कौन से हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट के वो नेचर के होने वाले हैं। और नॉमिनल अकाउंट का सारा क्या हुआ, ट्रेडिंग या पीएल में चला गया। अब ये देखो बेटा, इसी को क्या हुआ, हिस्टोरिकल भी बोला जाता है, मीन्स जिसको ऐतिहासिक बोलते हैं। तो ऐतिहासिक क्या मतलब क्या होता है, कि जो यहाँ पे बैलेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं वो पास्ट से रिलेटेड भी होता है। आगे अभी हम देखने वाले हैं वो कैसे होता है। अब दूसरी चीज हम आते हैं, यहाँ देखो डेट के साइड में एज ऑन लिखा जाता है। आप याद करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका फॉर द ईयर एंडेड, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम क्यों यहाँ पे भी फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है बेटा कि प्रॉफिट लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपका पूरे साल भर के दौरान, मीन्स जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो उस दौरान के आपके बिजनेस की पोजीशन बता रहा है। लेकिन बैलेंस शीट क्या करता है,
एक पर्टिकुलर डेट पे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स या लाइबिलिटीज का बैलेंस बताता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एज ऑन जो होता है ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डेट, निश्चित तिथि, वो कुछ भी हो सकता है। हम कह रहे हैं आप 31 मार्च को बना रहे हो तो 31 मार्च के बारे में ये जानकारी देगा। आप 30 जून को बना रहे हो तो उस 30 जून के बारे में जानकारी देगा। अब कैसे, एक एग्जांपल हम आपको अभी दिखा भी देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 31 मार्च लिया है, ठीक है, उस दिन बैलेंस शीट बनाया, हमने यहाँ लिखा कैश इन हैंड 50,000 रुपए। तो अब ये बताओ क्या ऐसा नहीं हो सकता 30 मार्च को मेरे पास कैश जो हो वो 1 लाख रुपए हो और 1 अप्रैल को वही कैश हो सकता है मेरे पास 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़। ये डे बाय डे चेंज हो सकता है। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी बैलेंस शीट, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट देखना तो याद रखना वो जिस डेट को बनाया गया है उसी डेट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके एक दिन पहले जो भी यहाँ पे अमाउंट्स आप देख सकते हो वो कुछ और हो सकता है, उसके एक दिन बाद कुछ और हो सकता है, उसमें चेंजेस पॉसिबल हैं। तो इसीलिए बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, एज ऑन। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट है वो फॉर द ईयर एंडेड, मीन्स वो पूरे 12 महीने की आपको जानकारी देता है। ठीक, ये हुआ आपके बाद। बैलेंस शीट में आप देखोगे 2 साइड्स होते हैं, एक होता है डेबिट, एक क्रेडिट। जनरली आप देखे होगे जितने भी लेजर वगैरह बनाए हुए, इधर साइड आपका क्या होता है, डेबिट होता है, इधर का क्रेडिट। लेकिन बैलेंस शीट में जस्ट रिवर्स है, इस साइड को आपको डेबिट बोला जाता है, इधर का क्रेडिट। हमारा इधर लायबिलिटी साइड बोला जाता है, जिसको दायित्व तो हम बोलते हैं, एसेट्स जो हमारी संपत्तियां होती हैं। अब हम 1 बाय 1 क्या करने वाले हैं, इनको भी स्टडी करते हैं, डीप स्टडी करेंगे क्या होते हैं। अभी हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड का। पहला जो मेरा हेडिंग है बेटा, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज आप जान जाओ कि नॉर्मल अगर करेंट लायबिलिटीज के बारे में पूछा जाए, मीन्स चालू दायित्व तो जिसको बोलते हैं, ऐसी लायबिलिटीज आपका जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर, मीन्स 12 महीने के अंदर जिनका पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा, वो आपकी करेंट लायबिलिटीज या चालू दायित्व तो बोले जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स पहले आइटम है, जिनको हम बोलते हैं लेनदार हिंदी में। और इसी का अब याद रखना बेटा कि और नाम आ चुका है दूसरा, ट्रेड पेबल। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखना। अक्सर अब ट्रेड पेबल के नाम से आता है तो आप ये कंफ्यूज जरा भी मत होना कि सन्ड्री क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल में क्या है। मीन्स जिन अब सन्ड्री क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम कुछ भी उधार लिए होते हैं या जिनको हमें कोई भी अमाउंट पेमेंट होता है। अब उधार मान लो हम परचेज किए हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि उधार, क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेजेस की केवल बात होगी, मीन्स एसेट्स परचेज हो या कुछ भी, या हम ऐसे बोले इन शॉर्ट जिनको भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ पेमेंट करना है फ्यूचर में, वो क्या होंगे हमारे लिए क्रेडिटर्स होंगे, हमारे लिए लायबिलिटीज होंगे। ओके, यहाँ पे हम अगला बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा कि जब हम बैंक से क्या होता है कि फैसिलिटी हमें देता है कि ये बिजनेसमैनों के लिए नॉर्मली फैसिलिटी दी जाती है कि मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, लेकिन हम बैंक के क्या है कि एक रेगुलर कस्टमर है और एज ए बिजनेसमैन है, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देती है ओवरड्राफ्ट की। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि 10,000 रुपए अगर मेरे अकाउंट में है और हमें इमीडिएट अमाउंट की जरूरत पड़ रही है 50,000, अकाउंट में मेरे क्या है 10,000 रुपए बैलेंस है, तो ऐसे केस में हमें बैंक बोलती है कि ठीक है आप 50,000 निकाल सकते हो, क्योंकि हम एज ए बिजनेसमैन उसके बहुत अच्छे कस्टमर है। तो जो हम एक्स्ट्रा 40,000 40,000 रुपए निकाले वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोली जाती है। अब क्या है वो बाद में हमें बैंक को तो पे करना पड़ेगा ना, तो मेरे लिए लायबिलिटीज है, तो वो भी क्या हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल, विनिमय विपत्र आप याद आ रहा होगा कि क्लास 11 में पढ़े हो, तो बिल्स पेबल क्या है, जब हम किसी से क्रेडिट पे सामान लिए होते हैं, उधार क्रय किए होते हैं, उसके द्वारा जो बिल लिखा गया है और बिजनेस के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है उसे क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो क्या है कि आपके हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस मीन्स जो भी आपके खर्चे हैं अभी पेमेंट नहीं हुआ है। ये देखो बेटा यहाँ पे जो होता है ये आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड इनकम, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का बात है। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए थे तो बोला था कि इनकम और एक्सपेंसेस शुड बी मैच फॉर सेम बिजनेस एंड सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो यही आउटस्टैंडिंग मीन्स जो अभी हम यहाँ पे अकाउंटिंग जो करते हैं अपना, कि वो नॉन कैश बेसिस पे करते हैं, मीन्स एक्रूअल बेसिस बोला जाता है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हमारा खर्चा हुआ वो एक्चुअल में या नहीं, मीन्स अगर हमें दिख रहा है खर्चा करना है तो हम उसकी एंट्री कर देंगे, भले से बाद में फ्यूचर में खर्चा करना हो। तो वही चीज है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या है बेटा कि ऐसे इनकम जो मतलब जैसे मान लो कि हम
अभी पढ़ा रहे हैं कहीं पे कि ये कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, अगला महीना है जून का, हम जून का सैलरी पहले ही उनसे ले लें, ठीक है। मई का महीना चल रहा है लेकिन इनकम क्या हुआ कि जो हमारी सैलरी जून की थी वो अभी ले लिए, तो हमारे लिए अनअर्न्ड हो जाएगा, मीन्स मेरे ऊपर लाइबिलिटीज आ जाएगा, जून में हमें उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो बेटा, जितने भी ये आपके आ रहे हैं आइटम्स, ये कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, या तो ये क्या है पर्सनल अकाउंट है, या आपको रियल अकाउंट मिलेगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका हेडिंग जो है नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होते हैं कि ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद हम कर सकते हैं कि मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद पे करना है, उसको क्या बोला जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। इसमें आपके लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह सब कुछ आते हैं, जैसे आपका डिवेंचर वगैरह, कंपनी के केस की अगर हम बात करें, डिवेंचर्स वगैरह आपके नॉन करेंट लायबिलिटीज में। अगर कोई भी ऐसा लोन आप कहीं से किसी से भी ले रहे हो, कोई भी फैसिलिटीज जिसका आपका 1 साल के बाद पेमेंट करना है, वो नॉन करेंट में आ जाएगा। फिर आपका आता है रिजर्व्स। रिजर्व में कोई भी जैसे जनरल रिजर्व हो गए, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है कि एम्प्लॉयज अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उस दौरान उसको अगर चोट वगैरह लग गई तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है कि उसको कुछ अमाउंट दे देता है, क्योंकि बिजनेस में काम करते हुए उसको चोट लगी। तो ऐसे फंड्स को वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोला जाता है। बहुत सारे होते हैं, हम उसके बारे में भी आएगा, आपका चैप्टर है रिजर्व्स और प्रोविजन का, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारी कैपिटल आती है। कैपिटल में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, अगर लॉस आया होगा माइनस करेंगे, फिर उसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग। ड्राइंग में अब आप याद रखो कि वो ड्राइंग कुछ भी हो सकता है, कैश या नॉन कैश का हो सकता है। नॉन कैश अगर है, जैसे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे भी और ऐड, परचेजेस से भी माइनस होता है। मीन्स यहाँ पे हम बोले ड्राइंग को इन शॉर्ट बोले कि कैश और नॉन कैश ड्राइंग हमारा यहाँ से माइनस होगा, और क्या होगा नेट लॉस माइनस होगा, ऐड होगा नेट प्रॉफिट, सबका सम टोटल इधर लिख लेंगे। अब हम आते हैं करेंट एसेट्स पे। करेंट एसेट्स को चालू संपत्तियां भी बोला जाता है बेटा। करेंट एसेट्स अब इनको जान लो शॉर्ट में, पहले क्या होते हैं ऐसे एसेट्स जिनको क्या कर सकते हो आप विद इन 1 ईयर, मीन्स 12 महीने के अंदर क्या कर सकते हो कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या कैश में हो या उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको करेंट एसेट्स बोला जाता है। अब जैसे क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हो आप, कैश इन हैंड, ये ऑलरेडी कैश में है, कैश एट बैंक, जो मेरा बैंक में पैसा जमा है वो। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि जो हम क्या किए हैं, क्रेडिट पे सामान बेचे हैं किसी को, तो हम बिल ड्रॉ किए हैं, सामने वाला एक्सेप्ट किया है, वो बिल में भी पता, ठीक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे हम बैंक में ले गए 1 साल के लिए, मीन्स 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगा दिए, या कोई ऐसा जगह हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे हमें एक मोटिव रखे हैं कि हमें साल भर के अंदर इसको बेच देना है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए हमारे, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, जो हमारे क्या होते हैं देनदार बोले जाते हैं। अब इनका भी नाम जान लो कि इनका दूसरा नाम क्या है, अब ट्रेड रिसीवेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स को आपका बोला गया ट्रेड पेबल, और सन्ड्री डेटर्स को बोला गया ट्रेड रिसीवेबल। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है बेटा कि जो आपके कह सकते हैं कि पिछले साल सामान बिकने से बच गए हो, या अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो जो फिनिश गुड्स नहीं तैयार हो पाया, रॉ मटेरियल है, ये इसका बहुत लंबा क्लासिफिकेशन है। आप ये याद रखो कि जो पिछले साल सामान आपके बच गए, मीन्स जिस दिन आप अकाउंटिंग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हो, उस दिन जो भी चीजें आपके बिजनेस सर्विस में गुड्स से रिलेटेड बच गए हैं, अब वो फिनिश्ड है, रॉ मटेरियल है, या नॉन फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड है जिसको बोलते हैं, तो वो सब कुछ आपके इसमें आ जाते हैं। वो भी क्या होते हैं कि विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर सेल हो जाएंगे, ओके। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से, जिसको पूर्व दत्तव्य बोलते हैं बेटा। कि पूर्व दत्तव्य क्या है कि अब देखो कि हमने क्या किया कि अभी जैसे जून का महीना है, ठीक है, आने वाला है, मई का चल रहा है, जून के महीने की कोई हम मान लो रूम रेंट पे लेकर रह रहे हैं, उसका किराया अभी दे दिए, तो अब ये बताओ क्या वो मुझे देना चाहिए था? नहीं, अभी तो नहीं देना चाहिए था, लेकिन मान लो हम पेमेंट कर गए। ये सोचो अगर वो एक्सपेंसेस हम पे ना किए होते, मीन्स जून का किराया अगर ना दिए होते, वो मेरे पास कैश रहता, और वो कैश कहाँ पे नोट होता, यहाँ पे होता। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए प्रीपेड एक्सपेंसेस को यहाँ पे दिखाते हैं। फिर एक्रूड इनकम, ये क्या हुआ? एक्रूड इनकम क्या होता है कि इसको बोलते हैं अदर इनकम। अब ये क्या एक्रूड इनकम है, जान जाओ बेटा कि अभी हमने क्या बोला कि जून की बात की है, अब हम बात करते हैं जैसे मान लो अप्रैल हो गया, ठीक है, ये अप्रैल
करंट में चल रहा है मई, अप्रैल बीत चुका है। हम सोचो अप्रैल में पढ़ा चुके हो, ठीक है, लेकिन अभी मई आ चुका है, मेरी सैलरी मिली नहीं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, वो सैलरी हमें मिलेगी ना, और मिलेगी तो कहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ कैश में दिखाते हैं, मेरे लिए एसेट्स है तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, राइट टू रिसीव, हमारे पास राइट आ चुका है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा याद रखना बेटा कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन की एंट्री तब करोगे जब राइट टू रिसीव मीन्स आपको सामने वाले से लेने का अधिकार हो, उस चीज को मांगने का अधिकार हो, आप अकाउंटिंग कर सकते हो। अब आगे हम चलते हैं बेटा, नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप कह सकते हो कि आपको बिजनेस को चलाने के लिए या वेल्थ में इंक्रीज करते हैं। जैसे हम कहते हैं फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, ठीक है, ये जितने भी आपके दिख रहे हैं वो सब क्या है, नॉन करेंट में है। फिर गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, अभी हम इनका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, इनको भी क्लासिफाई किया गया नॉन करेंट को, तो हम देखने वाले हैं, तो ये याद रखो। अब बेटा इधर भी आप अगर गौर से देखो थोड़ा ध्यान से, तो जितने भी आइटम अभी हमने देखा कोई भी नॉमिनल अकाउंट नेचर का नहीं है, या तो पर्सनल है या रियल। तो एक चीज तो आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आज कि बैलेंस शीट में कोई भी नॉमिनल अकाउंट का आइटम नहीं जाता है। ओके, अब हम बात करने चल रहे हैं इस पूरे एसेट्स के वन बाय वन, कितने टाइप्स के एसेट्स होते हैं या लायबिलिटीज कितनी टाइप्स होती हो। अब इधर आते हैं बेटा, देखते हैं। पहला मेरा नॉन करेंट जो अभी हम एक्सप्लेन कर दिए, करेंट हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा आपका है आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके कैश या कैश के इक्विवेलेंट हो, मींस एक कैश है या जिसको ऐसी चीजें जो आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट करा लो इमीडिएट, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट। जो कि जैसे आपके बिल्स रिसीवेबल या कोई भी ऐसा आप इन्वेस्टमेंट ही किए हो कि जो इन्वेस्टमेंट आप जब चाहो, मीन्स रात को 12 बजे चाहो वो भी कैश में कन्वर्ट आपका हो जाए। मीन्स हम ये कह सकते हैं जिसके लिए लोगों का बिलीव बहुत ज्यादा फेथ हो, तो ऐसे एसेट्स को लिक्विड एसेट्स बोला जाता है कि आप जब चाहो तुरंत कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर फिक्सटिशियस एसेट्स या नॉमिनल एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेटा जिनका एक्चुअल में कोई अस्तित्व नहीं होता है। हम कहें कि उनका अस्तित्व नहीं है लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं। अब जरा सा याद करो, अभी कुछ दिन पहले हम डेफर्ड रेवेन्यू का बात किए थे, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू का जो चैप्टर किए थे उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात किए थे। डेफर्ड रेवेन्यू का ट्रीटमेंट हम बताए थे कि वो एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि एक ही बार में पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं किए जाते, कुछ पोर्शन पीएल में डेबिट किया गया, बाकी क्या हुआ यहाँ पे एसेट साइड में दिखाया जाता है। अब क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एक्चुअल में वैल्यू है? नहीं है, लेकिन हम दिखाते हैं, तो उसी को क्या कर रहे हैं, फिक्सटिशियस एसेट्स बोला जाता है। मींस आप कह सकते हो पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू, ऐसी चीजें जिनका रियल में वैल्यू नहीं है फिर भी हम दिखा रहे हैं, वो आपके फिक्सटिशियस एसेट्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है वेस्टिंग एसेट्स, जिसको क्षरण संपत्ति बोला जाता है बेटा। कि वेस्टिंग एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनका आप क्या करो कि जैसे जैसे यूज करोगे उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मीन्स वो दोबारा आपका यूज नहीं हो पाएंगे फ्यूचर में। जैसे हम बात करें ऑयल माइंस का, जो तेल के खदान होते हैं, ये हमारे लिए संपत्तियां, लेकिन जैसे जैसे तेल हम निकालते जाते हैं वो खत्म। फिर कोल माइंस हो गया बेटा, कि जैसे जैसे कोयले की खदान में से हम कोयला निकालते जाएंगे वो खत्म होता चला जाएगा, तो वो वेस्टिंग एसेट्स इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेंजिबल। टेंजिबल आपको तो रियल अकाउंट में भी याद होगा, रियल अकाउंट के 2 टाइप्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स भी टेंजिबल, इंटेंजिबल हैं। तो टेंजिबल एसेट्स वो हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, एकदम शॉर्ट में कि मींस टेंजिबल चीजें हम उनको बोलेंगे जिनका रियल में फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सके, देख सके सब कुछ। इंटेंजिबल अदृश्य संपत्तियां, ये क्या है कि जो एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे बट उसका मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। मींस ये वाले पोर्शन जो आपके हैं ये इनटेंजिबल में आएंगे और ये क्या होंगे आपके टेंजिबल में आएंगे। ये आपका एसेट्स के टाइप्स हो गए बेटा, ये याद रखना। अब हम आते हैं इस पोर्शन पे, लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड में ज्यादा नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज पहले हम बताएं कि जैसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट आप क्या करने वाले हो, 1 साल बाद करने वाले हो। करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो आपकी क्या होने वाली है, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में पेड हो जाने वाली है। कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट के बारे में याद करो, हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बात किए थे।
फुल डिस्क्लोजर मेथड में कि क्या होता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज को हमें फुट नोट में दिखाना पड़ता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो आपको फ्यूचर में हो सकता है पे करना पड़े या ना करना पड़े। तो ये हमारी 3 तरह की लायबिलिटीज होती हैं। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको पिछले टॉपिक से कोरिलेट करो। इससे क्या होगा कि आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग बनने लगेगी और आपको चीजें याद होंगी, रिकॉल होंगी। अब केवल यही अगर हम कंटीजेंट को समझा देते, पिछला नहीं, तो भूल जाते आप फुल डिस्क्लोजर। लेकिन अब देखो, फुल डिस्क्लोजर नाम लेते तुरंत आपको याद आया होगा। तो ऐसे आप क्या करो, अपने स्टडीज को एकदम इंटरेस्टिंग बनाओ। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होगा बेटा आप पूछ सकते हो, और एक कोशिश करो कि जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं जल्द से जल्द उनको ग्रुप में ऐड कराओ, क्योंकि आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी है। बीएचयू का एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से अभी एग्जाम जुलाई में होगा, तो 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिल रहा है जिसमें आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हो अपने। तो सभी फ्रेंड्स को आप इन्फॉर्म करो, उनको बताओ क्लासेस चल रही हैं, और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, कभी भी आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आप लोग आइए, हम इस आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में पूरी मदद करने वाले हैं। थैंक यू, गुड लक।